सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास का दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए और बाद में उनका बंगाल के नवाबों से युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और उन्होंने हमारे देश में शासन स्थापित कर लिया। वो बंगाल के दीवान बन गए। इस अध्याय में भी हम ब्रिटिश रूल के अधीन भारत के इतिहास को जानेंगे। यह जानेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में उनके शासन का विस्तार किया। मैं प्रसिद्ध मैसूर एवं ब्रिटिश वार तथा मराठा एवं ब्रिटिश वार के बारे में जानेंगे। अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई नीतियाँ सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब सहायक संधि और हड़प नीति के बारे में जानेंगे। क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी मतलब सर्वोच्चता की नीति के बारे में जानेंगे और साथ ही अंग्रेज़ों के प्रशासन और आर्मी में आए बदलाव के बारे में जानेंगे। कंपनी का फैलता शासन। सन 1757 से लेकर के 1857 के बीच लगभग 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर सीधा हमला करके अधिग्रहण नहीं किया, अपितु राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधि थे, जिनका कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल देने लगे थे। सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। उन्हें कंपनी की तरफ से सैनिक सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय राजाओं को रकम अदा करनी होती थी। यदि वे इससे चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। कंपनी ने 1801 में अवध एवं बाद में हैदराबाद के इलाके भी छीन लिए थे। यह संधि रिचर्ड वेलेज़ली के द्वारा लागू की गई थी और देखिए, इसके तहत उन्होंने हैदराबाद को 1798, अवध को 1801, मैसूर को 1799 और तंजौर को 1799 में अपने राज्य में मिला लिया था। युद्ध की नीति। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया और इन्हीं में से प्रमुख थे मैसूर के शासक हैदर अली, जिन्होंने 1761 से 1782 तक शासन किया था, एवं उनके बेटे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासन किया था। का नियंत्रण मालाबार तट पर होने वाले व्यापार पर था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च एवं इलायची खरीदा करती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए एवं उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए, फ्यूरियस, गुस्सा हो गए, और वे सुल्तान को महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे, जिन्हें वो नियंत्रित करना एवं कुचलना चाहते थे। फलस्वरूप 4 बार आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए या आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 एवं 1799 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में सुल्तान मारा गया एवं मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया।
साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। और आप देख सकते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया टीपू स्टॉयज, जिसमें एक अंग्रेज का खून पीता हुआ दिखाई दे रहा है शेर, यह टीपू का खिलौना था। टीपू का खिलौना बंदूक के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं नीचे। इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध किए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठों का दिल्ली से शासन का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। सिंधिया ग्वालियर के शासक थे, होलकर इंदौर के शासक थे, गायकवाड़ गुजरात और भोंसले नागपुर महाराष्ट्र के शासक थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पूना के पेशवा इस राज्यमंडल के सैनिक व प्रशासकीय प्रमुख हुआ करते थे। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस आदि प्रसिद्ध योद्धा थे इस समय। और पहला युद्ध 1782 में हुआ, जो हम कह सकते हैं 1775 से 1782 के बीच चला। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ। प्रथम युद्ध के बाद सालबाई की संधि के साथ यह समाप्त हुआ और यह अनिर्णायक था। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 उड़ीसा, यमुना के उत्तर के आगरा व दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया इससे। और तीसरा युद्ध 1817 से लेकर 1819 तक चला और इस दौरान मराठा पूरी तरह कुचल दिए गए। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन देकर के भेज दिया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि मराठा पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद आती है सर्वोच्चता की नीति। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति लागू की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने एवं धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, परंतु यह प्रक्रिया बैरोकटोक न चल सकी। अंग्रेजों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब अंग्रेजों ने कित्तूर, कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जाने का प्रयास किया, तो यहाँ की शासिका रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया एवं 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। 1830 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो देखिए ये क्लेम ऑफ परमानेंसी क्या था, हु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसे लागू किया था। व्हाट अंडर दिस कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी was permanent or supreme, hence its power was greater than that of the Indian states. How, unlike subsidiary alliance, it was quite undignified. And when and where Kittur in Karnataka, Rani Chennamma took to arms, arrest 1824 died and 1829. Rayanna, पूर्व चौकीदार ऑफ सांगोली इन किट्टूर, हैंग इन 1830। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सर्वोच्चता के दावे का भी विरोध हमारे देश के शासकों ने किया। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी, अतः वे उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के मध्य कंपनी ने अफगानिस्तान से लड़ाई कर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, जैसा कि आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। और 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया और 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। यहाँ 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही संभव हो सका था। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के शासक महाराजा रंजीत सिंह बेहद शक्तिशाली और
एक समृद्ध शासक थे। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनाई विलय की नीति। विलय की नीति का प्रतिपादन हम कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच अपनाया था। इसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प कर कंपनी के शासन का हिस्सा बना लिया जाता था। इसके आधार पर सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और देख सकते हैं आप नीचे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अंततः 1856 में कंपनी ने अवध को यह तर्क देते हुए नियंत्रण में ले लिया कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे देश में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भी अवध का क्षेत्र जिस पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद नए शासन की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ने कंपनी के शासन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके जिन प्रशासकीय इकाइयों में बटे थे उन्हें मोटे तौर पर प्रेसिडेंसी कहा जाता था और इस समय 3 प्रेसिडेंसीज प्रांत थी। मानचित्र में भी आप देख सकते हैं बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता। प्रत्येक प्रेसिडेंसी पर गवर्नर का शासन था एवं इनसे ऊपर का अधिकारी गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स ने इसमें निम्नलिखित सुधार किए। पहला, न्याय व्यवस्था 1772 में। इसके तहत हर जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर हुआ करते थे। मौलवी एवं हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही कार्य किया करते थे। दूसरे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत एक सर्वोच्च अदालत या न्यायालय की स्थापना की गई एवं कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत या सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन करने का कार्य सौंपा ताकि समरूपता लाई जा सके, क्योंकि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से कानूनों की व्याख्या करते थे। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो संकलन है वो NB हल्लड़ के द्वारा किया गया था। 1778 में मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था जिसका कार्य लगान और कर इकट्ठा करना था एवं न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता एवं संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया जिसने पुराने सत्ता के केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। और हम देखते हैं कि आज ही भी हमारे देश में यही व्यवस्था लागू है। जिले का मुखिया कलेक्टर कहलाता है। उसके बाद कंपनी की फौज में भी बदलाव आए। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों अर्थात घोड़ों पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक का दबदबा था एवं युद्ध के समय जमींदार पैदल सेना मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया। वह सिपाही, जिसे सिपाही का यह सामान्य प्रचलित रूप है, की भर्ती की जाने लगी, जिससे सिपाही आर्मी कहा जाने लगा। 1820 के दशक से युद्ध तकनीक बदलने लगी। कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई
क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान व मिस्र में भी लड़ रहा था। यहाँ सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। अब पैदल सेना का महत्व बढ़ गया और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। यह समरूप संस्कृति क्या थी? सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था, अभ्यास एवं अनुशासन सिखाया जाने लगा और अब सैनिकों का जीवन अधिक नियंत्रित हो गया था। इसे ही यूरोपीय समरूप संस्कृति कहा गया या सैनिक संस्कृति कहा गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी में भाप के इंजन ने यात्रा की दूरी व समय कम कर दिया, अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज भारत आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप का 63% भूभाग एवं 78% जनसंख्या पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। वह शेष भूभाग एवं आबादी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई और 1857 तक उसने 78% जनसंख्या और 63% भूभाग पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया और वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और हमारे देश के शासक बन गए। उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर है। जैसे रेजिडेंट से क्या आशय है, सहायक संधि एवं विलय नीति की परिभाषा दीजिए, सर्वोच्चता का दावा से आप क्या समझते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और सैनिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए। साथ ही कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, जैसे आंग्ल मैसूर एवं आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन कीजिए और टीपू का खिलौना शेर का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।